हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में किंगडम मोनेरा के दो ग्रुप्स आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा थर्ड ग्रुप जो कि है साइनोबैक्टीरिया। थर्ड ग्रुप इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, बेसिकली इस साइनोबैक्टीरिया को ही ये माना जाता है कि सबसे पहले अर्थ पे जिस ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया यानी ऑक्सीजन को रिलीज किया वो यही साइनोबैक्टीरिया रहे थे। ठीक है, तो इट इज बिलीव्ड दैट दीज साइनोबैक्टीरिया आर द ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्विंग बैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला जाता है ये मैं आपको अभी एक सेकेंड में बताने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो ये माना गया कि सबसे पहले ऑक्सीजन जिस बैक्टीरिया से इवॉल्व हुई थी वो इसी साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुई थी। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये हमें मरीन कंडीशंस में मिलता है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये एक्वेटिक कंडीशन में भी मिलता है और इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियली भी प्रेजेंट होता है, यानी ये आपको टेरेस्ट्रियल लोकेशन पे भी मिल सकता है और ये आपको मरीन लोकेशन पे भी मिल सकता है। इसके अलावा इस साइनोबैक्टीरिया की जो बॉडी है वो या तो एक सिंगल फिलामेंट की फॉर्म में मिल सकती है या फिर बहुत सारे फिलामेंट मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, उस कॉलोनी के अंदर भी मिल सकती है। तो इसकी जो बॉडी है वो फिलामेंटस भी हो सकती है और इसकी जो बॉडी है वो कॉलोनियल भी हो सकती है, तो ये दोनों तरीके से मिलता है। अगर साइनोबैक्टीरिया के अंदर आने वाले कुछ बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो हमारे पास एग्जाम्पल है नोस्टॉक, देन वी हैव एनाबीना और ओसिलिटेरिया करके भी एक हमारे पास साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। कुछ साइनोबैक्टीरिया को ये देखा गया है कि वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, देयर आर सम साइनोबैक्टीरिया व्हिच हैव द कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब है कि नाइट्रोजन को एक इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि बॉडी यूज कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा तो वहां पर एक कंडीशन है जो कि प्रेजेंट होना नेसेसरी है। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया या फिर स्पेशली मैं बोलूं साइनोबैक्टीरिया जब कभी भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है then it requires an aerobic condition. If you can recall in our previous class I have already told you what is the meaning of anaerobic condition. तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, तो एक बार आपको इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे नोस्टॉक को ड्रॉ करती हूँ। नोस्टॉक जो साइनोबैक्टीरिया है इसकी बॉडी बीडेड फॉर्म में है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ऐसे लग रहा है जैसे बीड्स हैं बहुत सारे, ये बीडेड फॉर्म में इसकी बॉडी है। क्या होता है कि एक सेल बहुत ही थिक वॉल्ड हो जाता है। ठीक है, तो एक सेल जिसकी वॉल काफी थिक है, ठीक है, इस थिक वॉल्ड सेल को हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है क्योंकि इसकी थिक वॉल होने की वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकती। तो इस बेसिकली इस हेट्रोसिस्ट के अंदर एनारोबिक कंडीशन है। तो होता क्या है कि इन साइनोबैक्टीरिया के पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए अलग से एक सेल प्रेजेंट है जिसे हमने बोला हेट्रोसिस्ट, एंड दीज हेट्रोसिस्ट आर थिक वॉल्ड। ठीक है, तो इनकी जो वॉल है वो काफी थिक है। अब एक बात ध्यान रखना, हर साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि साइनोबैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ऑसिलिटेरिया करके एक साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता, लेकिन नोस्टॉक और एनाबीना जो है वो इसे फिक्स करते हैं। ठीक, अब एक बार हम आ जाते हैं इस साइनोबैक्टीरिया के सेल के बारे में। ठीक है, इसके सेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया को ड्रॉ करती हूँ तो इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता क्या है, इसके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म है।
ठीक है, ऑब्वियसली बात है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इसकी पेरिफेरी पर काफी डेंस होता है। अंदर इसके प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है, अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल को रखता है, जो मान लेते हैं हम कि डीएनए है, ठीक है। तो इसके सेल के अंदर न्यूक्लियोइड होगा। इसकी जो ये बाहर की वॉल है, ये वॉल क्या है, इसकी सेल वॉल है, और जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, ठीक है। अब ये इसकी सेल वॉल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है। इसका साइटोप्लाज्म आप देख सकते हो कि पेरिफेरी पे काफी डेंसली लोकेटेड है। पेरिफेरी पे काफी डेंसली लोकेट होने की वजह से इस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, क्योंकि ये पेरिफेरी पर प्रेजेंट है। दूसरी बात देखो, हमने साइनोबैक्टीरिया को नाम दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोला जाता है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया की एक खास बात है कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। और अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है इस बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी क्लोरोफिल, वो पिगमेंट इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ये फोटोसिंथेसिस इसीलिए परफॉर्म कर पाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब जो क्लोरोफिल है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, लेकिन बैक्टीरिया में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती नहीं है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में इसकी एक्सेप्शन है। साइनोबैक्टीरिया में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखे गए हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपको डेंस साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, इसी डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर देखे गए हैं। कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो हैं वो देखे गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया है थाइलाकोइड्स, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं थाइलाकोइड्स, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए जो पिगमेंट्स चाहिए वो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट है। अब एक बात ध्यान से देखना, क्योंकि पेरिफेरी में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये पिगमेंट्स लोकेट होने की वजह से पेरिफेरी का कुछ कलर नजर आता है, ठीक है, इसका एक डिफरेंट कलर नजर आता है, और इसी वजह से इस एक्सोप्लाज्म को हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। इसे क्रोमोप्लाज्म इसलिए बोला गया है क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक। लेकिन जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, अंदर का साइटोप्लाज्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है, तो इसको हम लोग जो सिंपल बिल्कुल ये क्लियर प्लाज्म है, तो इसे हम बोल देते हैं इसका एंडोप्लाज्म, और ये जो एंडोप्लाज्म है ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इन थाइलाकोइड्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो इसको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। अब एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलने वाले पिगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला पिगमेंट जो मिलता है वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है। ध्यान रखना जितनी भी एल्गी होंगी उन सभी के अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं, इसके अलावा इसके अंदर कैरोटिनॉइड्स मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें मिलते हैं फाइकोबिलेंस। ये सारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है, और ये पिगमेंट्स हेल्प करते हैं इसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में। तो इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को ये बोला गया था कि ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग बैक्टीरिया है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया और इसने भी ऑक्सीजन को इवॉल्व किया। अब यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं इसके सेल के स्ट्रक्चर पे अगर वापस आऊं तो एक बार बहुत ध्यान से आप देखना कि ये जो थाइलाकोइड यहाँ पर प्रेजेंट है जिसके अंदर पिगमेंट है, साइंटिस्ट का मानना ये है कि पहले नॉर्मल एक सेल था, मतलब नॉर्मल एक बैक्टीरिया था, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास साथ में एक और दूसरा बैक्टीरिया था। ये जो बैक्टीरिया है ये इस बैक्टीरिया मतलब जो हमारा मेन कभी यू मतलब हम मानते हैं कि ये हमारा एक यू बैक्टीरिया था, ठीक है। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है। इस यू बैक्टीरिया के साथ एक और बैक्टीरिया जो इससे साइज में स्मॉल है वो इसके साथ एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि सिम्बायोसिस
मैंने आपको बताया था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और एंडो का मतलब है बॉडी के अंदर। तो ये एंडो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करने की वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये इसकी मेन बॉडी के अंदर चला गया, और मान लेते हैं कि इस बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस करने के पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। तो अब हुआ क्या कि ये एक ऐसा सेल बन गया जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने के पिगमेंट्स आ गए, और इस तरीके से यू बैक्टीरिया एक नए टाइप के बैक्टीरिया में इवॉल्व हो गया, जिसे हमने नाम दे दिया साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास भी कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की। तो ये एक थ्योरी है जो बोली जाती है कि एंडोसिम्बायोसिस की वजह से जो साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो इतना ही हमें साइनोबैक्टीरिया में पढ़ना था। इसके बाद हम मोनेरा के नेक्स्ट ग्रुप पर आ जाते हैं। मोनेरा का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा जैसे ही कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लाइकन्स हो गया, वायरसेस हो गया, वायरोइड्स हो गया, इन स्ट्रक्चर्स को हम इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमें सिर्फ माइकोप्लाज्मा को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ यहाँ पे हमारे फोर्थ ग्रुप के साथ, विच इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो माइकोप्लाज्मा है ये प्रोकैरियोटिक तो है ही, यानी इसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, लेकिन इस माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो दुनिया में मिलने वाले सबसे स्मॉलेस्ट सेल जैसा है। ठीक है, मतलब कि सेल जैसा बोल रही हूँ मैं, एक्चुअली में ये स्मॉलेस्ट सेल ही है, यानी कि इस माइकोप्लाज्मा का सेल जो मतलब जो साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल इसी माइकोप्लाज्मा का होता है। लेकिन आपको पता है कि मोनेरा में सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई, लेकिन इस माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है। इसके अलावा ये जो माइकोप्लाज्मा है ये पैथोजेनिक है। ठीक है, पैथोजेनिक का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग है, डिजीज करते हैं, और इसी वजह से आपने सुना होगा कि जब किसी को टाइफाइड या कोई बीमारी का ऐसे अंदाजा होता है कि भाई इसको टाइफाइड हो सकता है, इसको कोई डिजीज है, तो वो पैथोजन लैब्स में जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, पैथोजन टेस्ट। ठीक है, तो पैथोजन है इसके सारे बैक्टीरिया, यानी ये डिजीज कॉज करते हैं, और इस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं PPLO। PPLO का मतलब है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसका साइज इतना छोटा होने की वजह से इसे ये बोल दिया जाता है, और माइकोप्लाज्मा जो है वो मोटाइल नहीं होते। ठीक, तो माइकोप्लाज्मा में इतना ही आपको ध्यान रखना था कि स्मॉलेस्ट सेल है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, देन यू विल से बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, तब आपको एग्जाम्पल देना है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा किंगडम मोनेरा खत्म होता है, और अब हम आगे लेंगे पढ़ने के लिए हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट किंगडम, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको पता है कि हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पढ़ते हैं। बेसिकली हम किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनको उनके न्यूट्रिशन के मोड पे या न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और उन्हीं 3 ग्रुप्स में हमें इस पूरे किंगडम को कवर करना है। ठीक है, तो हम न्यूट्रिशन के बेस पे किंगडम प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ द फर्स्ट ग्रुप इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, इसका मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक रहा होगा।
अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो उठकर आते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बात ध्यान रखना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जनरली प्लांट्स की कैरेक्टर देखने को मिलेगी और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में एनिमल्स की कैरेक्टर देखने को मिलेगी। लेकिन ये नहीं सोचना है कि प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट एनिमल्स होते हैं, नहीं, उनसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड ग्रुप जो है वो आ जाता है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, यानी जो कि डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको ये समझा रही हूँ कि हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लिस्ट कर रही हूँ, हर ऑर्गेनिज्म को डिटेल में हमें पढ़ना है और वो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो फिलहाल के लिए जब हमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को पढ़ना है तो इसके अंदर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म या जो सबसे पहला ग्रुप हमें पढ़ना है दैट ग्रुप इज क्राइसोफाइट्स। ठीक है, इस या फिर क्राइसोफाइटा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चे, फाइटा वर्ड जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है एल्गी और क्राइसो का मतलब है गोल्डन। ठीक है, तो क्राइसो का मतलब होता है गोल्डन, फाइटा का मतलब है एल्गी, यानी इसके अंदर हमें बेसिकली गोल्डन एल्गी को पढ़ना है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है डाई एटम्स। ठीक है, तो जब हम इस डाई एटम्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम लिस्ट किया है, ये डाई एटम्स क्या हैं, कैसा इनका सेल स्ट्रक्चर है, कैसी इनकी सेल वॉल है और क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्यों ये हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम एक एक जब इंडिविजुअली आएंगे तो पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने ये जाना कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का पहला ग्रुप है क्राइसोफाइटा। इसके बाद हम इसके सेकंड ग्रुप पर आते हैं जिसे हम बोलते हैं पायरोफाइटा। ठीक है, फाइटा का मतलब फिर से आएगी, लेकिन पायरो का मतलब होता है फायर। ठीक, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है डिटेल में वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम लोगों ने इसे फायर फाइटा क्यों बोला। बेसिकली इस पायरोफाइटा के जो डाइनोफ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिज्म हैं, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स एक फेनोमेना शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेंस में बेसिकली होता क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो ग्लो करती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में आग लगी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली इनकी बॉडी ग्लो करती है, तो इसलिए हमने इस ग्रुप को नाम दिया पायरोफाइटा और इसके अंदर हमें डाइनोफ्लैजिलेट्स को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हमारा इसमें जो थर्ड ग्रुप है वो है यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर हमें यूग्लिना को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यूग्लिनोइड्स को अलग से ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि यूग्लिना को ये माना जाता है कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल्स, बेसिकली प्लांट्स को और प्रोटिस्ट को ज्वाइन करने वाला या प्लांट्स और एनिमल्स को ज्वाइन करने वाला एक ब्रिज है। ठीक है, तो यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ब्रिज फॉर्म करता है, क्योंकि यूग्लिना प्लांट की भी कैरेक्टर शो करता है और एनिमल की भी शो करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। अगर यूग्लिना को लाइट मिलेगी यानी सनलाइट मिली है, फोटोसिंथेसिस ये आराम से परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, अपना खाना खुद बना लेगा अगर लाइट है। अगर लाइट नहीं है तो यूग्लिना को अपने आसपास जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे यूग्लिना विल एनगल्फ दोज पार्टिकल्स। ठीक है, और उसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं जो एक तरीके से हेटेरोट्रॉफिक ही है। ठीक, तो यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी दिखाता है, हेटेरोट्रॉफिक भी दिखाता है, इसलिए हमें यूग्लिना को भी बड़े डिटेल में पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं हमारे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट को। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो है ऐसे प्रोटिस्टा का ग्रुप है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, यानी जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट को हम उनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स का मतलब है कि मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डिवीजन कर रहे हैं इट इज ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, अगर इसके बेसिस में हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एमीबॉइड। दिस एमीबॉइड इज ऑल्सो नोन एज सार्कोडीना एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज राइजोपोडिया। ठीक है, तो एमीबॉइड या सार्कोडीना या राइजोपोडिया ऐसे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट का ग्रुप है जिनके अंदर मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके अंदर मूवमेंट के लिए प्रेजेंट जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है सूडोपोडिया, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा एंड द अदर एग्जाम्पल इज एंट अमीबा। अब इसके बाद हम आते हैं इसके सेकेंड ग्रुप पे। अब सेकेंड जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो होता है सीलिया। ठीक है, तो सीलिया अगर लोकोमोटरी ऑर्गन है तो हमने सीलिया को एक ग्रुप बना दिया, और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है वो एक सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसके पास मूवमेंट के लिए सीलिया प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें सीलिया में इसे डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं जहां पर मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है फ्लैजिला, और जहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसे हम नाम देते हैं जू फ्लैजिले, और जू फ्लैजिला के साथ हम इसे नाम बोलते हैं मैस्टिगोफोरा। ठीक है, तो ये जो मैस्टिगोफोरा है इसके अंदर मोशन के लिए या लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज फ्लैजिला, और इसके अंदर हमें जो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो इसके अंदर हम ट्रिपैनोसोमा को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक फोर्थ ग्रुप और है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजोआ। ठीक है, स्पोरोजोआ एक ऐसे प्रोटिस्टा का ग्रुप है जिसके अंदर लोकोमोशन का कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, यानी ये मोटाइल नहीं है। ठीक, और इस स्पोरोजोआ के अंदर हमें पढ़ना है प्लाज्मोडियम को। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियल पैरासाइट है, इसी की वजह से मलेरिया होता है। और यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, मैंने प्लाज्मोडियम को अंडरलाइन किया है, और अंडरलाइन हम किसी भी स्पीशीज के नाम को करते हैं या बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़कर आए। इसके बाद हम आते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में हमें बेसिकली स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ना है। ये क्या चीज है ये मैं आपको जब ये स्लाइम मोल्ड्स वाला टॉपिक आएगा वहां पे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी, और इस स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी हमें पैरामीशियम को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बार देखना, पैरामीशियम यहाँ भी है और पैरामीशियम यहाँ भी है, दोनों में बहुत फर्क है। सॉरी, आई एम सेइंग पैरामीशियम, दिस इज प्लाज्मोडियम, दिस इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब आप देखना कि प्लाज्मोडियम यहाँ भी है और प्लाज्मोडियम यहाँ भी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम बोल लेते हैं लेमन लैंग्वेज में, और यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम है ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, तो ये एक नाम है और डिजीज कॉजिंग मलेरियल पैरासाइट का। ठीक, अब इसके साथ ही हमारा जो प्रोटिस्टा की मेन क्लासिफिकेशन थी वो हमने कवर कर ली। अब हमें इसके एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है डिटेल में। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक टर्म जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ, एल्गी। ठीक है, एल्गी आपने देखा कि यहाँ पर भी यूज है, और कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एल्गी तो एक प्लांट होता है ना, तो एल्गी एक्चुअली में क्या है उसको मैं एक बार आप लोगों से क्लियर कर देती हूँ, और एल्गी क्लियर करने के बाद ही हम प्रोटिस्टा को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आज की जो टॉपिक हमें अब कवर करना है वो है एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा उसे हम एल्गी बोल देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो हमने जब किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो किंगडम मोनेरा के अंदर आप लोग अभी ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़कर आए हो, तो किंगडम मोनेरा के अंदर भी एल्गी आया क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते थे। अब जब हम हमारे नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा पर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अभी गोल्डन एल्गी पढ़ा जो हमने क्राइसोफाइटा में पढ़ा, तो वहां पर भी हम गोल्डन एल्गी को पढ़ने वाले हैं। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं।
ठीक। तो प्रोटिस्टा में भी हम एल्गी को रीड करने वाले हैं। इसके अलावा जब आप प्लांट किंगडम में आओगे तो प्लांट किंगडम के अंदर भी हमें किस तरीके का क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेस पे हम 3 तरह की एल्गी पढ़ते हैं, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो एल्गी ना तो कोई प्लांट है ना कुछ है, एल्गी सिंपली एक ऐसी टर्म है जो हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्टा में गोल्डन एल्गी एंड प्लांटे में रेड, ब्राउन, ग्रीन एल्गी। अब एक बार ध्यान से सुनना, किस ऑर्गेनिज्म को हम एल्गी बोलेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी देन ओनली वी आर सपोज टू यूज द टर्म एल्गी, एल्स वी वोंट। तो अगर हम उस टर्म्स की बात करें तो जो सबसे पहली टर्म है, द ऑर्गेनिज्म शुड बी एक्वेटिक। एल्गी कहलाने के लिए उस चीज को एक्वेटिक होना पड़ेगा। ठीक है, एक्वेटिक जो है वो मरीन कंडीशन में भी हो सकते हैं, यानी सॉल्ट कंडीशन में भी, और फ्रेश वाटर में भी हो सकती है। दूसरी बात, इसको एल्गी हम उसी को बोलेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो ये बहुत कंपल्सरी सी बात है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले पिगमेंट्स भी होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन है, मतलब एल्गी हम उसी को बोलेंगे जिसके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, तो जिसके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर है उसे ही हम एल्गी बोलेंगे। दूसरी बात, ये जो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं दे शुड बी नॉन जैकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके जो भी सेक्स ऑर्गन है उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कवरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एल्गी उसी ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जिसके सेक्स ऑर्गन्स के पास कोई कवरिंग नहीं है एंड दे आर नॉन जैकेटेड। तो जो इन बेसिक क्राइटेरियाज को फुलफिल कर देगा कि एक्वेटिक होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होंगे और वो नॉन जैकेटेड होंगे, तो उसे हम एल्गी की कैटेगरी में रख देते हैं। अब एक बात ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ बोला कि क्लोरोफिल के पिगमेंट्स, ठीक है, ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स जो हैं ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा उसका बेसिक आइडिया देना चाहती हूँ कि क्लोरोफिल के पिगमेंट्स कितनी वैरायटी में पॉसिबल है। ठीक, सबसे पहला जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, जो भी एल्गी है दुनिया की में जितनी भी एल्गी है सभी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए होगा। एल्गी से मतलब जितने भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए जरूर होगा। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए और ये बेसिकली क्लोरोफिल की अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये जब हम प्लांट में जाएंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए तो हम उसे वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ नाम ध्यान रखो। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ये मिलती है ग्रीन एल्गी में और इसके अलावा ये मिलती है यूग्लिना में। तो देख लो, ग्रीन एल्गी प्लांट्स की हो गई और जो यूग्लिना है वो अभी हमने प्रोटिस्टा में पढ़ लिया। इसके बाद एक और पिगमेंट है, कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। मैंने आपको अभी बोला है क्लोरोफिल ए तो सब में प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी जो है ये देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में। ठीक, इसके बाद एक और कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल ए, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। ठीक है, ये तीनों पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं रेड एल्गी में। ठीक है, क्योंकि इस एल्गी का रेड कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इरिथ्रिन है। इरिथ्रिन इज बेसिकली रेड के लिए यूज होता है, जैसे हमारी बॉडी के जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, उन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स थी क्लोरोफिल की जो मैंने आपको बताया। एक क्लोरोफिल ए जो सभी एल्गी में मिलेगी, ए बी जो सिर्फ ग्रीन एल्गी और यूग्लिना में मिलेगी, ए और सी जो ब्राउन एल्गी में मिलेगी, और ये कॉम्बिनेशन जो रेड एल्गी में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा प्रोटिस्टा का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। आज की क्लास को सिर्फ इतनी ही देर का रखते हैं और प्रोटिस्टा को डिटेल में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड